हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर आज ये समस्याएं सभी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। आज हम देख रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इसमें मैंने पहले आपको क्लासें करा दी हैं भारतीय काव्य शास्त्र पे, काव्य गुण, काव्य लक्षण, काव्य दोष इत्यादि, और भट्टमुनि, भामह, मम्मट जो भी इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे आपकी क्लास हो गई है, और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्लास हो गई है। उनकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम भारतीय काव्य शास्त्र में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके उत्तरों के साथ आपके से परिचय कराएंगे। तो ये आपके लिए नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, जीआईसी, बिहार शिक्षक, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि सभी राज्यों की परीक्षाओं के संबंध में हिंदी से ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपके लिए नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, तो आप उस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए हम देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे हम कि भारतीय काव्य शास्त्र प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए एक है, और इसमें प्रश्नोत्तरियों की देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, ये देखिए। वास्तविक काव्य लक्षण का आरंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी। अब देखिए, शब्द और अर्थ के सहभाव को कौन बोलता है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये बोलते हैं हमारे आचार्य भामह। तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि वास्तविक काव्य लक्षण का आरंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी। किसके? शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य की संज्ञा देने वाले आचार्य कौन है? वो है भामह। वो कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द शब्द और अर्थ के सहभाव से क्या काव्य की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है, ये ऐसा भामह का कहना है। ठीक, अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो है शब्द अर्थ। ये पंक्ति है ग्वाल कवि की। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदाय काव्य बनाए। ये कहते हैं ग्वाल कवि, क्या कहते हैं? शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ये हैं ग्वाल कवि हैं, उनकी पंक्ति है जिनका ग्रंथ है रसिकानंद। रसिकानंद ग्वाल कवि का की रचना है, और उसमें इन्होंने इस पंक्ति का जिक्र किया है। बोलते हैं शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ये कौन कहता है? ये कहते हैं आपके रसिकानंद, इनकी रचना है ग्वाल कवि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, ये प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाध्या। क्या प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाध्या किसने माने हैं? वो हैं रुद्रट ने। ये ध्यान रखिए, रुद्रट ने सहजा और उत्पाध्या प्रतिभा के दो भेद माने हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। और रुद्रट ने बोला है ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु निश्चित शब्द अर्थों से कि जो रचना होती है उसे काव्य कहते हैं। निश्चित शब्द अर्थों से जिसकी रचना की व्युत्पत्ति होती है वहाँ काव्य होता है, उसे काव्य कहते हैं, ऐसा रुद्रट का कहना है। ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक, अगला बिंदु देखिए। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादि कहा जाता है? देखिए, प्रतिभा को काव्य काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने, क्या काव्य हेतु, ठीक है, काव्य हेतु की बात चल रही है। एकमात्र हेतु मानने, हेतु का मतलब होता है कारण। तो हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादि कहा जाता है? वो है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना है। तो ये कौन है? ये कहना है आचार्य दंडी का। जो दंडी हैं, प्रतिभा में सिर्फ एक ही काव्य हेतु जो वो क्या है, प्रतिभा को ही स्वीकार करते हैं। प्रतिभा, ठीक, आपके अंदर प्रतिभा है तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे, ये हैं आचार्य जगन्नाथ, उनका कहना है। तो आगे अगला बिंदु है, अगला जो प्रश्न है वो है ये है आपकी। देखिए, प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावत्री किस आचार्य ने किए हैं? अच्छा, प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावित्री कौन करता है? ये करते हैं राजशेखर। राजशेखर ने किया है। कार्यत्री और भावित्री ये पता रहना चाहिए, वो भी किसके भेद किए हैं? प्रतिभा के भेद किए हैं, पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए, भावित्री प्रतिभा किस में होती है? जो भावित्री कविता जो आपकी प्रतिभा होती है वो किस में होती है? वो होती है सहृदय में होती है, ये पता रहना चाहिए। जो भावित्री प्रतिभा है वो किस में होती है? सहृदय में होती है। और ये है राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए थे, कार्यत्री और भावित्री। ठीक, अब देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। भारतीय काव्य शास्त्र में ये भावक शब्द आता है, उससे क्या अभिप्राय है ये ऐसा आपको बताना है। ये है देखिए, सहृदय या आलोचक। सहृदय आलोचक से जो अर्थ निकलता है ये निकलता है भावक के लिए। ठीक, भारतीय काव्य शास्त्र में जो भावक शब्द का प्रयोग या प्रचलन है उसके लिए हिंदी में हम देखते हैं सहृदय या आलोचक से उसका अभिप्राय है। ये आपको याद रहना है कि भावक है सहृदय और आलोचक, इसके लिए जाना जाता है शब्द।
आगे देखिए अगला देखते हैं। जो आचार दंडी हैं, दंडी बोलते हैं, दंडी का है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली। ये कथन हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, आपको याद रहना चाहिए कि दंडी ने बोला है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली। यह कथन है दंडी का। ठीक, आपको अब देखिए अगला, रीति सिद्धांत की उपलब्धि। ये है रीति सिद्धांत की जो उपलब्धि हुई है उसको हमें पता रहना चाहिए। ये है शैली तत्वों को महत्व देना है। जो देखिए रीति सिद्धांत की उपलब्धि है उसका हमें जो अर्थ हम देखते हैं वो शैली तत्वों को महत्व देना है। ये ऐसा रीति सिद्धांत के बारे में है। आगे देखिए, और देखिए वामन है, आचार्य वामन क्या कहते हैं। आचार्य वामन, आचार्य वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध किससे है। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध किससे है, वो है अभेद से। किससे है, अभेद से है। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध अभेद से है। वो कौन मानते हैं, वामन मानते हैं। और वामन है ये किसके संप्रदाय के हैं, ये आप बताइए। वामन इनका इनका संप्रदाय है रीति संप्रदाय। आचार्य वामन का है रीति संप्रदाय। ठीक, आगे देखिए आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं, ये पता रहना चाहिए। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद कितने माने, 3 माने हैं। और इनकी एक जो इनका जो संप्रदाय है उसका नाम क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय। इनका ही संप्रदाय है। वक्रोक्ति के भेद उन्होंने कितने माने, 6 माने हैं। और वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है, आचार्य कुंतक का है। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। जैसे सभी संप्रदाय रहे हैं, जैसे रस सिद्धांत रहा है और अलंकार जो अलंकार संप्रदाय रही है और आपकी रीति संप्रदाय रही है, वक्रोक्ति संप्रदाय है। इस तरह से ही वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो क्या है, वो है आपकी कलावाद की प्रतिष्ठा। क्या है, कलावाद की प्रतिष्ठा। ये वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे अब देखिए, आगे देखिए कवह कर्म काव्यम, कवह कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। ये ऐसा आचार्य कुंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कवह कर्म काव्यम, ये कवि का कर्म ही काव्य है। ये ऐसा कहना है आचार्य कुंतक का। ये आपको विशेष रूप से पता रहना चाहिए कि कवह काव्य करह, देखिए कवह कर्म काव्यम, ये आचार्य कुंतक है। ठीक, कि कवि का कर्म ही काव्य है, ये कुंतक का कहना है। अब देखिए औचित्य, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है, औचित्य। देखिए हम बताएं, औचित्य संप्रदाय बताइए किसका है। और ये औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ है, ये हैं आपके क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा है। और औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं क्षेमेंद्र हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, क्षेमेंद्र। ठीक, और क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं वो क्या है, ये पता रहना चाहिए। और क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं 27। हमने देखा कि प्रतिभा के आचार्य कुंतक ने कितने भेद माने थे, प्रतिभा के माने थे 6। और क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य संप्रदाय है तो उन्होंने औचित्य के जो प्रधान भेद माने हैं वो माने 27। ठीक, देखिए क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है। अब देखिए रस की आत्मा जो प्राण है वो किसे माना है, क्षेमेंद्र ने वो औचित्य को माना है। और जैसे कि रस रस कौन मानता है, रस की आत्मा काव्य है, वो ऐसे ही बोलते हैं विश्वनाथ बोलते हैं रस की। और रस संप्रदाय है आचार्य भरत मुनि का रस संप्रदाय है। और अभी देखा हमने आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या माना है, रस का प्राण माना है उन्होंने। और यहाँ क्या है, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है, वो माना है आपको औचित्य को, क्योंकि औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र का। ठीक, अब देखते हैं ध्वनि की टीका। अब देखिए ध्वनि की टीका, ये जो ध्वनि की टीका है ध्वन्यालोक लोचन के नाम से किसने लिखी थी, वो लिखी थी अभिनव गुप्त ने। देखिए अभिनव गुप्त ने क्या किया था, आचार्य भरत मुनि हैं, भरत मुनि के जो रस सिद्धांत है उसकी उन्होंने विश्लेषण विवेचन किया था वहाँ। और उन्हीं ने क्या किया था, भरत मुनि ने जो ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं आनंदवर्धन की जो ग्रंथ था उनका ध्वन्यालोक लोचन का, उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन के नाम से उन्होंने टीका लिखा, वो है अभिनव गुप्त। ये आपको पता रहना चाहिए, ध्वन्यालोक लोचन के नाम से अभिनव गुप्त ने टीका लिखा है ध्वन्यालोक पर। ठीक, आगे देखिए आप, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। मतलब कि ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है, वो है आपका, हम देखते हैं ठीक किससे हुआ है, स्फोट सिद्धांत से हुआ है। अब देखिए यहाँ व्याकरण, जो व्याकरण ने वाक अर्थात वाणी के कितने प्रकार माने हैं। जैसे व्याकरणिक हैं जो व्याकरण आचार्य हैं, उन्होंने वाणी के कितने प्रकार माने हैं, सिर्फ 4 प्रकार माने हैं। 4 प्रकार माने, उसमें क्या है, परा, पश्यंती, मध्यम और बैखरी। क्या है, परा, पश्यंती, मध्यम, बैखरी, ये हैं व्याकरण के अनुसार वाक अर्थात वाणी के प्रकार। ठीक, कितने, 4 हैं। अब देखिए आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है। और आनंदवर्धन का जो संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। आप देखिए कहीं पे भी जाते हैं, जब आपका म्यूजिक, जहाँ संगीत बजता है तो वहाँ हमें किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है।
और जो ध्वनि बज रही होती है उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ध्वनि बज रही है, ध्वनि से आनंद का तात्पर्य हमें अनुभूति होती है। तो ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंदवर्धन का है। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जहाँ ध्वनि शब्द आए तो वहाँ आनंदवर्धन होंगे। तो जहाँ ध्वनि हमें अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, ध्वनि का संबंध होगा आपका ध्वनि संप्रदाय, और जिससे रिलेटेड होंगे आपके आनंदवर्धन। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। इनका समय नौवीं शक्ति का मध्य है। ठीक, आगे देखते हैं हम। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए? आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? और ये पता रहना चाहिए, व्यंग्यार्थ तारतम्य के आधार पर काव्य के आनंदवर्धन ने कितने भेद किए हैं? वो किए थे, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कितने, तीन। तीन भेद किए हैं व्यंग्यार्थ तारतम्य के आधार पर। किसके? काव्य के भेद उन्होंने तीन किए हैं। क्या? ध्वनि, गुणभूत, व्यंग्य, चित्रण। क्या? पहला है ध्वनि, दूसरा है गुणभूत व्यंग्य, और तीसरा है चित्र। ठीक, ये पता रहना चाहिए, ध्वनि, गुणभूत, व्यंग्य, 3 नंबर चित्र, इस तरह से। अब देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं, और आनंदवर्धन ने ध्वनि के प्रकार भी कितने माने हैं? 3 ध्वनि के प्रकार माने हैं। ठीक है, वो है पहला है वस्तु ध्वनि, फिर अलंकार ध्वनि, फिर रस ध्वनि। उन्होंने, आनंदवर्धन ने ध्वनि के लिए 3 ही ध्वनियाँ मानी हैं, वो है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ठीक, तो आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हमें प्राप्त होते हैं। नियामक हैं वो क्या है? वो है आपका वक्रोचित्य और वाच्योतिच्य और विषयोचित्य, रसोचित्य। ये इस तरह से 4 इनके क्या हैं? नियामक हैं। क्या? वक्रोचित्य, वाच्योतिच्य और विषयोचित्य और रसोचित्य। ये हैं 4 रीति के नियामक आनंदवर्धन के अनुसार। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब देखिए, अभिनव गुप्त ने क्या किया था? ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन ने उनके ग्रंथ का ध्वन्यालोक लोचन के नाम से क्या किया था? उन्होंने उसका टीका लिखा है, अभिनव गुप्त ने। तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? उन्होंने 35 भेद किए हैं ध्वनि के। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के भेद कितने किए हैं? 35 किए हैं, ये पता रहना चाहिए। आचार्य मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? वो की है 51। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या जो स्वीकार की है वो की है 51, पता रहना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? देखिए, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं। पहला तो देखिए जी, एक है पहला है वो आपका उत्तमोत्तम, और फिर है उत्तम, फिर है मध्यम, फिर है आपका अधम। ये इस प्रकार से काव्य के 4 भेद मानने वाले हैं जगन्नाथ। क्या? यह उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 4 भेद हैं काव्य के पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। ठीक, अब देखते हैं आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? वो किए हैं 3। ठीक, पहला है उत्तम, मध्यम, अधम। देखिए, अब जो आचार्य रहे हैं संस्कृतों ने, जो सभी की एक मीटिंग के अनुसार या उनकी सम्मिलिति के अनुसार उन्होंने व्यंग्यार्थ प्रधान, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के भेद माने हैं। सिर्फ 3 माने हैं, वो है उत्तम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए और अधम होना चाहिए। इन 3 कोटि के काव्य के आधार होने चाहिए, भेद होने चाहिए, ऐसा आचार्यों का मानना है। ठीक, अब देखते हैं आधुनिक काल के आरंभिक समय से सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के एक ग्रंथ है, काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुई। अब देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में इसमें से सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, और आगे चलकर यही ग्रंथ रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में हमें प्रकाशित होते हुए हमें मिलता है। ये हैं कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम का ग्रंथ का रचना किया, और आगे चल करके रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब देखिए हृदय दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हृदय दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आपके भट्टनायक। कौन है? भट्टनायक। अब देखिए, भट्टनायक हैं, ये भी क्या है? रस सिद्धांत हैं, उसकी जो रस संप्रदाय की बात करें, इसमें रस संप्रदाय में भट्टनायक भी हैं, शामिल हैं, शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लुलल्लट हैं। ये 4 ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रस संप्रदाय को अपने रस सूत्रों के द्वारा व्याख्यायित किया है। पता रहनी चाहिए कि रस संप्रदाय को किन किन आचार्यों ने व्याख्यायित किया, वो कौन है? भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लुलल्लट हैं और शंकुक हैं, ये पता रहना चाहिए। तो हृदय दर्पण ग्रंथ किसका है? वो है भट्टनायक का है। ठीक,
अब याद रखिए, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी? देखिए, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? वो लिखी थी डॉक्टर नगेंद्र ने। अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका लिखी, ठीक। और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए और इन्होंने उसे कब प्रकाशित हुआ? ये मैं बता रहा हूँ, 1973 में ये प्रकाशित होता है। और इसके डॉक्टर नगेंद्र के साथ डॉक्टर हरदयाल भी हैं। और ये बताइए उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब कि कह सकते हैं हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में और डॉक्टर हरदयाल के साथ में जितने भी आचार्य रहे हैं वहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठा करके अपना एक इतिहास ग्रंथ को संपादित किया, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल, जिसे हम आजकल पढ़ते हैं, वो जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1973 में, ठीक। आगे देखते हैं, रस निरूपण। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता वो हैं, आपको पता रहना चाहिए। और प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? ये देखिए, भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने रस की सबसे पहले व्याख्या करते हैं। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं। और रस निरूपण का जो पहला हमें ग्रंथ देखने को मिलता है आचार्य भरत मुनि द्वारा, नाट्य शास्त्र मिलता है, जो क्या है? नाट्य शास्त्र है। और ये नाट्य शास्त्र में मैं बता दूं आपको, इसमें 36 तो अध्याय हैं, ये पता रहना चाहिए। कितने? 36 अध्याय, ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसमें क्या है, देखिए, 6वें अध्याय से 7वें अध्याय में इन्होंने किसकी? रस सूत्र की व्याख्या और उसे की बात की है। और देखिए, 17वें अध्याय में भरत मुनि ने 17वें अध्याय में इन्होंने 4 अलंकारों की बात की है। कितने? 4 अलंकारों की बात की है, ये पता रहना चाहिए, ठीक। अलंकारों की बात करते हैं, ये कौन? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि, ठीक। 17वां अध्याय है उसमें 4 अलंकारों की बात करते हैं। वो अलंकार हैं दीपक है, यमक है, उपमा है, रूपक है। ये 4 अलंकार सिर्फ भरत मुनि ने माने हैं अपने नाट्यशास्त्र में और 17वें अध्याय में। और ये 6वें और 7वें अध्याय में ये सिर्फ रस सूत्र की व्याख्या करते हैं वहाँ पे, और उसका संबंध वहीं है। और इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय, ये पता रहना चाहिए आपको। अब देखिए, जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि के अनुसार जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? वो है आपकी, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है 8। और सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 है। और संचारी भावों की संख्या का उल्लेख मिलता है 33। ये हमें सब देखने को मिलता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। क्या कि भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। और सात्विक भावों की संख्या भी कितनी मानी है? 8 ही मानी है। और संचारी भाव की संख्या मानी है 33 मानी है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि संचारी भाव को भरत मुनि ने और दूसरा नाम क्या दिया है, ये आप बताइए, ठीक। वो जब रस सूत्र देते हैं तो उस रस सूत्र में आप बताइए कि भरत मुनि ने संचारी भाव को किस नाम से वहाँ पे व्याख्यायित किया है, उसमें उल्लेख किया है उसका, ठीक। अब देखिए, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया है और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? अब देखिए, जहाँ समझ लीजिए किसी आचार्य ने रीति, और रीति इसमें छोटी की मात्रा आएगा, ध्यान रखिएगा, रीति, जहाँ किसी भी आचार्य ने रीति काव्य को आत्मा माना है, उसके आंसर है वो होंगे श्री वामन, क्योंकि आचार्य वामन ने अपना रीति संप्रदाय चलाया है, उनका रीति सिद्धांत है, ये आपको पता रहना चाहिए, आचार्य वामन ने। और रस के गुण के अंतर्गत स्थान और क्रांत और जो है कांति, कांति बोले चमक, गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है, ठीक। ये है आचार्य वामन। अब देखते हैं रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? वो मानते हैं सम्यक ज्ञान को शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक बोले तो सम्यक ज्ञान, तो ये है आचार्य रुद्रट। और बता दूं मैं आपको, शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने वहाँ उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है, ये पता रहना चाहिए। अलंकारों की संख्या भरत मुनि 4 मानते हैं। काव्य गुणों की संख्या आचार्य मुनि भरत मुनि है कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। और दोषों की भी संख्या भरत मुनि कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं। और ये पता रहना चाहिए अलंकारों की संख्या कितनी मानते हैं? 4। रसों की संख्या भरत मानते हैं कितनी? 8, ठीक। उन्होंने जो शांत रस है उसको स्वीकार नहीं किया है। और कहते हैं आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव कैसे माना है? सम्यक ज्ञान को माना है, ठीक। अब देखिए, रस को ध्वनि के स्थान पर, क्या देखिए, रस को ध्वनि के स्थान पर या रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय वो किसको जाता है? अब बात आती है, रस को ध्वनि की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? वो हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का एक संप्रदाय चलता है जिसे बोलते हैं ध्वनि संप्रदाय। क्या? ध्वनि संप्रदाय, ये पता रहना चाहिए। आचार्य भरत मुनि जो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार है ध्वनि संप्रदाय, आचार्य भरत मुनि के अनुसार है रस संप्रदाय, और आचार्य भामा के अनुसार है आपका अलंकार संप्रदाय, और ऐसे ही रीति संप्रदाय है वामन के अनुसार। वक्रोक्ति सिद्धांत है जो वक्रोक्ति संप्रदाय है वो कुंतक हैं। क्षेमेंद्र ने दिया है अपना क्या दिया है? औचित्य संप्रदाय, ठीक। ये आपको पता रहना चाहिए किसका क्या संप्रदाय है, ठीक। आगे देखते हैं हम आचार्य भोज। आचार्य भोज ने 12
आचार्य भोज ने 12 रसों का विवेचन किया, जिनमें 4 रस जो नवीन हैं वो हैं प्रेयस, शांत, उदात्त और उदात्त। ठीक, क्या प्रेयस है, शांत है, उदात्त है और उदात्त है, उदात्त और उदात्त है, ये पता रहना चाहिए। क्या है, भोज ने 12 रसों का तो विवेचन किया और उन्होंने 4 नवीन रस हैं, उन्होंने ये बताए हैं, क्या प्रेयस, शांत, उदात्त और उदात्त, ये हैं भोजराज के अनुसार। ठीक, 4 नवीन रस। आगे देखिए, भोज ने रस का मूल किसे माना है? भोजराज हैं, उन्होंने रस का मूल किसे माना है? अहंकार को माना है। ठीक, रस का जो मूल है वो है अहंकार, ये ऐसा मानने वाले आचार्य हैं। कौन? भोज हैं, ये पता रहना चाहिए। अब देखिए, ये वाक्य रसात्मकम काव्यम, यह कथन है किसका? ये है आचार्य विश्वनाथ का। वाक्यम, इसमें वाक्यम और रसात्मकम काव्यम, ये है मानने वाले कौन है? विश्वनाथ हैं, पता रहना चाहिए। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। क्या नाम है ग्रंथ का? नाम साहित्य दर्पण, इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक, हाँ। अब देखिए, अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा वो भी किसी रस को मानते हैं, तो कहते हैं जैसे हृदय की मुक्तावस्था, ये इनका कविता क्या है, निबंध में आप पढ़ोगे जब हम कविता की परिभाषा देते हुए वो बताते हैं कि काव्य की आत्मा उन्होंने रस को ही माना है। ठीक, भट्ट लोललट, भट्ट लोलल्लट या लोलल्लक है, लोलल्लट है, भट्ट लोलल्लट ने रस की अवस्थिति किस में मानी है? किस में मानी है रस की अवस्थिति? उन्होंने मानी है भट्ट लोलल्लट ने अनुकार्य में। किसमें? भट्ट लोलल्लट ने रस की अवस्थिति मानी है, वो मानी है अनुकार्य में। ठीक, अब देखिए, किस आचार्य ने, क्या किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या संदर्भ में काव्य में 3 शक्तियों की कल्पना की? किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या में के संदर्भ में काव्य के ये जो 3 शक्तियां हैं उसकी कल्पना की है? ये पता रहना चाहिए। वो की थी भट्ट नायक ने। भट्ट नायक ने 3 शक्तियां मानी थी, और जब वो क्या करते, रस सूत्र की व्याख्या करते समय उन्होंने शक्तियों की 3 शक्तियां मानी थी, वो ही कि अभिधा, भावकत्व और रोचकत्व। क्या? अभिधा, भावकत्व, रोचकत्व, ये मानने वाले हैं आपके कौन? भट्टनायक। ठीक, अब देखिए, अभिनव गुप्त रस को मानते हैं। अभिनव गुप्त ने रस को क्या माना है? उन्होंने व्यंग्य माना है। अभिनव गुप्त ने रस को क्या माना है? व्यंग्य माना है। वो बताते हैं कि जो कुछ भी रस के माध्यम से लिखा गया है वो सब व्यंग्य है, ऐसा मानने वाले कौन है? अभिनव गुप्त, जिनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। इन्होंने टीका लिखा है, ये आपको पता रहना चाहिए। और देखिए, अब देखिए, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? देखिए, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? वो कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि किस आलोचक के मतानुसार जो साधारणीकरण है, क्या साधारणीकरण कवि की अनुभूति के का होता है? पता रहना चाहिए। ठीक, जो साधारणीकरण होता है कवि की अनुभूति का होता है, ये ऐसा मानने वाले आचार्य हैं, वो हैं डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य के इतिहास में बताते हैं। ठीक, अपनी आलोचनात्मक उनका ग्रंथ है, उसमें बताते हैं। आगे देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है वो है सहृदय या आलोचक। ये आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ कि सहृदय और आलोचक, ये कि सिर्फ भाव, जो भावक है भारतीय काव्य शास्त्र में, उस भावक शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, जो भावक है, क्या भावक, भावक का मतलब सहृदय। सहृदय की बात करें, भावक के कितने प्रकार माने गए हैं? 4 माने गए हैं। कितने? भावक के कितने प्रकार और सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं? वो 4 माने गए हैं। पहला है अरोचकी, जिसे बोलते हैं विवेकी। दूसरा है सत्रिणाभ्य व्यवहारी व्यहारी, इसे बोलते हैं अविवेकी। 3 नंबर है मत्स्यरी, क्या? मत्सरी, इसे बोलते हैं पक्षपातपूर्ण, क्या? पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला, मत्सरी। ठीक, और 4 नंबर है तत्वाभिनिवेशी, क्या? तत्वाभिनिवेशी। ये 4 सहृदय के और या भावक के प्रकार माने गए हैं। क्या है? अरोचकी है, जिसे विवेकी के नाम से भी जाना जाता है, और सत्रिणाभ्याव्यारी, ये है अविवेकी के नाम से जाना जाता है। मत्स्यरी, मत्स्यरी का मतलब है पक्षपात पूर्ण आलोचना करने वाला। ठीक, और तत्व अभिनिवेशी, तत्व अभिनिवेशी ये चौथा है। ठीक, ये भावक का प्रकार है। अब देखिए, विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के 2 भेद हैं। जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये होते हैं रस में, ये आपको पता रहना चाहिए। विभाव है, विभाग के भेद कितने हैं? 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। आप मुझे बताइए, जो कवि है प्रकृति चित्रण करता है, तो वो किस भाव, जो विभाव है, भाव है, उसके अनुसार करता है, आलंबन या उद्दीपन के अनुसार? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, अब बताइए, आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वो है आलंबन और आश्रय। आलंबन विभाव है, उसके भी 2 भेद हैं, जिसका नाम है आलंबन और आश्रय। ठीक,
और देखिए सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी है, ये 8 है। और सात्विक भावों की संख्या मानते हैं कौन, ये भरत मानते हैं, भरत मुनि। और स्थायी भावों की संख्या भी 8 मानी है भरत मुनि ने, ये पता रहना चाहिए। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 मानते हैं भरत मुनि, पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं। देखिए शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं, वो किए थे 4। क्या, पहला था सुखात्मक, दूसरा था दुखात्मक, तीसरा था उभयात्मक और 4 नंबर था उदासीन। क्या, शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए, 4 किए। और 4 में थे सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन, ये माने हैं शुक्ल ने। ठीक, आगे देखिए श्रृंगार, श्रृंगार को मूल रस की श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है, किस श्रृंगार को मूल रस किसने माना है, ये पता रहना चाहिए। आचार्य भामह ने माना है। सिर्फ श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है, वो है आचार्य भामह, पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए भक्ति रस का रस को मूल रास किसने माना है, जो भक्ति रस है, भक्ति रस को मूल रास अर्थात बोल तो मूल रस किसने माना है, वो है मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने क्या किया, भक्ति रस को मूल रस माना है। सभी रसों का मूल रस किसे माना है, भक्ति रस को, वो ये किसने माना है, मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। ठीक, आगे देखिए आचार्य शंकु के अनुसार भरतमुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का उन्होंने अनुमान रूप में क्या किया, उसकी व्याख्या की है। क्योंकि भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य जिनमें 4 हैं, उनमें एक शंकुक भी हैं, जो कहते हैं उन्होंने संयोग शब्द के स्थान पर अनुमान शब्द का अर्थ ग्रहण किया है, अर्थ बताया है। ठीक, आगे देखिए ये हैं रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं। जो रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं, वो हैं अभिनव भरत। अभिनव भरत बोले तो अभिनव गुप्त यहाँ आते हैं। और देखिए ये अगला है, एक के बाद यानी अनेक भावों का उदय होता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी एक के बाद अनेक भावों का उदय होता है तो उसे बोलते हैं भाव सबलता। क्या बोलते हैं, भाव सबलता बोलेंगे। अगर एक भाव के बाद और अनेक भाव हमें क्या हो, उत्पन्न हो या फिर उदय हो वहाँ, तो उसे बोलते हैं भाव सबलता। ठीक, देखिए अवहितता क्या है, अवहितता और अपस्मार क्या है, देखिए अवहितता और अपस्मार क्या है, ये संचारी भाव का एक प्रकार है। अवहितता या अवहितता और पस्मार, जो पस्मार है, अपस्मार है, ये हैं संचारी भाव का एक प्रकार है। ठीक, आगे देखते हैं, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि ने भावना का होता है। देखिए जो किस आलोचक ने, ये पहले भी हम देख चुके हैं, किस आलोचक ने कि जो साधारणीकरण कवि की भावना का होता है, ये कौन मानता है, साधारणीकरण कवि की भावना का ही होता है, ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, आगे देखिए अभिधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं। देखिए अभिधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 प्रकार ये किसने माने हैं, ये माने भट्टनायक। ठीक, ये पता रहना चाहिए, अभिधा, भावकत्व और भोग, ये काव्य के 3 प्रकार किसने माने हैं, भट्टनायक ने माने हैं। अब देखिए अगला बिंदु है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। यह संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। क्या, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, ये हैं संचारी भाव की, ये क्या है, प्रमुख स्थितियां हैं। ठीक, आगे देखिए अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कौन हैं, वो हैं आपके आचार्य भरतमुनि के अनुसार। देखें तो यहाँ आएंगे आचार्य भामह, क्योंकि देखो भरतमुनि है रस संप्रदाय के आचार्य हैं और अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य भामह, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। क्या है, काव्य अलंकार, ये पता रहना चाहिए कि किस आचार्य का क्या ग्रंथ है। क्या, काव्य अलंकार, ये है आचार्य भामह का ग्रंथ है। और अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रतिष्ठापक हैं, वो आचार्य भामह हैं। ठीक, देखिए भरतमुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। मैंने बताया आपको अभी पीछे, भरतमुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। वो है, उसमें एक आपका यमक है, दीपक है, रूपक है और एक है आपका उपमा। इन्होंने 4 अलंकारों को ही अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है और इनको 17वें अध्याय में व्याख्याहित किया है, किसमें, नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने। ठीक, आगे देखिए मैंने बताया आपको क्या, उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये 4 ही अलंकार भरतमुनि ने माने हैं। अगला देखिए अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। अलंकार रत्नाकर ग्रंथ किसका है, ये है शोभाकार, जो शोभाकर मित्र हैं उनका अलंकार रत्नाकर ग्रंथ का नाम है, ये पता रहना चाहिए आपको। और देखिए दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, वो मानी है 10।
और भरत मुनि ने भी आज गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 ही मानी है। ये आप नोट कर लीजिए कि दंडी ने और भरत मुनि ने रसों की संख्या, गुणों की संख्या कितनी मानी है? गुणों की संख्या सिर्फ 10 मानी है। आचार्य भोज ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 24 मानी है। और वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। ठीक। मम्मट भामा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। ये आपको पता रहना चाहिए कि जो देखिए मम्मट भामा तथा आनंदवर्धन गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? 3 मानते हैं। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। भोज ने गुणों की संख्या 24 मानी है। और दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। और आचार्य भरत मुनि ने जो गुण हैं, गुणों की संख्या कितनी मानी है? उन्होंने भी 10 मानी है। गुणों के जो प्रमुख भेद हैं वो हमें सिर्फ 3 होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये पता रहना चाहिए। ठीक। क्या क्या? माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 मुख्य रूप से गुण हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, अगला है वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वृत्ति का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है हमें किसमें? नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये पता रहना चाहिए। भरत मुनि ने भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य रीतियाँ मानी गई हैं? वो मानी गई हैं कितनी? 3 मानी गई हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या काव्य वृत्तियाँ 3 मानी गई हैं, पता रहना चाहिए। वो हैं, एक तो नाम है पुरुषा, एक है पुरुषा, कोमल, और एक है आपकी जो उपनागरी। क्या है? उपनागरी। उपनागरी, ये तीसरी है। क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी वृत्तियां मानी गई हैं? काव्य वृत्तियां 3 मानी गई हैं। वो हैं, एक है पुरुषा, 2 है कोमल, और 3 है उपनागरी। ठीक। अब देखिए, सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? देखिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि दोष की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन हैं। काव्य दोष हैं, उनकी परिभाषा देने वाले कौन हैं? वो हैं वामन। ठीक है, वामन का रीति संप्रदाय पता रहना चाहिए। दंडी में कितने काव्य दोषों का वर्णन किया? अभी मैंने बताया आपको। काव्य दोषों का जो वर्णन है और काव्य गुणों का वर्णन है दंडी 10 ही करते हैं। और सेम यही हमें देखने को मिलता है, भरत मुनि भी काव्य दोष और काव्य गुणों की संख्या 10 मानते हैं, और दंडी काव्य दोष और काव्य गुणों की संख्या भी 10 मानते हैं, पता रहना चाहिए। आचार्य वामन ने कितने काव्य दोषों की वर्णन किया है या व्याख्या की है, माना है? उन्होंने 20 माना है। काव्य दोषों की संख्या वामन ने कितनी मानी है? 20 मानी है। ठीक। और देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? आचार्य विश्वनाथ ने 70 दोषों का वर्णन किया है। काव्य दोषों का अगला है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? वो है भरतकृत नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र, उसमें काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण या उसमें विवेचन मिलता है। ठीक। आगे देखिए, 10 के स्थान पर 3 काव्य गुण की स्वीकृति प्रथम किस आचार्य ने मानी? देखिए, जहाँ पहले आचार्य 10 काव्य गुण मानते थे, वहाँ सबसे पहले प्रथम तीन काव्य गुण मानने वाले वो आचार्य हैं आपके भामह। उन्होंने काव्य गुणों की संख्या सिर्फ 3 ही मानी है। ठीक। क्या क्या? जो गुण हैं आपके, प्रसाद गुण है, ओज गुण है और माधुर्य गुण है, ये 3 गुण ही उन्होंने माने हैं। ठीक। और देखिए, अब देखते हैं कि ये प्रेयान नामक नवीन रस की प्रेयान क्या है? प्रेयान है नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की थी? वो की थी रुद्रट ने। ठीक। प्रेयान नामक नवीन रस की उद्भावना की थी रुद्रट ने। ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है, ये आलोचक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? देखो, ये देखो आलोक है, सॉरी आपके लिए, आलोक का हिंदी भाष्य। ठीक। आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा था? आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा था? आचार्य विश्वेश्वर ने। ठीक। आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? ये लिखा था आचार्य विश्वेश्वर ने। ठीक। आज की क्लास में मित्रों इतना ही। और आपने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल NTA प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, और आप इन प्रश्नोत्तरियों को अच्छे से लगाइए, और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे लाभदायक रहेगी। और ये पता रहना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र में किस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नेट, JRF, TGT, PGT, KVS, NVS, RPSC, GIC, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि सभी शिक्षक भर्तियों में हिंदी साहित्य में और भारतीय काव्य शास्त्र से भरपूर प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत में और हिंदी में। ये आपको विशेष रूप से पता रहना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जो देखा, आप अच्छे से उस पर विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रश्नों को नोट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस बेहतर कीजिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। तो आप सबसे पहले आपसे एक ही विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए। आपके लिए आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।